1919 के अधिनियम की समीक्षा करने के लिए ये भारत में आया था। परंतु इस कमीशन को, जिसको भारत का भविष्य निर्धारित करना था, उसका एक भी सदस्य भारतीय न होना इसके विरोध का सबसे बड़ा कारण बनता है। और इस क्रम में जब भारतीय लगातार विरोध कर रहे थे, तब उस समय के भारत सचिव लॉर्ड बिर्किनहेड ने चैलेंज कर दिया कि अगर आप कोई कानून बना के दिखा सकते हो तो आप दिखाइए, हम उसे स्वीकार कर लेंगे। शर्त केवल इतनी है कि जो कानून आप बनाएं उस पर आप सभी सहमत होने चाहिए। तो एक तरफ इंडिया में साइमन कमीशन आ चुका है फरवरी 1928 में, और उसी समय लॉर्ड बिर्किनहेड के इस चैलेंज को स्वीकार करते हुए एक नई रणनीति तैयार होती है। दोस्तों, आप लोग ध्यान रखना, मैं हेडिंग डाल रहा हूं सबसे ऊपर, नेहरू कमेटी। सबसे पहले मैंने हेडिंग डाला नेहरू कमेटी। और नेहरू कमेटी बताने से पहले मैं चाहूंगा कि हम इसकी पृष्ठभूमि देखें। इसकी पृष्ठभूमि जो है वो बेसिकली किसके साथ जुड़ी हुई है? तो इसकी पृष्ठभूमि जुड़ी हुई है साइमन कमीशन के साथ में। जब साइमन कमीशन इंडिया में आता है और साइमन कमीशन का लगातार विरोध होता है, तब उस समय के भारत सचिव लॉर्ड बिर्किनहेड भारतीयों को चैलेंज करते हैं कि आप इतना विरोध कर रहे हैं, अगर आप कोई कानून बना के दिखा सकते हैं तो आप दिखाइए, हम उसको स्वीकार कर लेंगे। तो यहां पर लॉर्ड बिर्किनहेड ने भारतीयों को चुनौती दे डाली। और जब लॉर्ड बिर्किनहेड ने भारतीयों को चुनौती दी, तो ध्यान रखना, इसी चुनौती को पूरा करने के लिए एक सर्वदलीय सम्मेलन होता है। ध्यान रखना, इसको हम कहते हैं सर्वदलीय सम्मेलन, जिसको हम कहेंगे ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस, सर्वदलीय सम्मेलन। और ये सर्वदलीय सम्मेलन कब हुआ दोस्तों? तो आप लोग ध्यान रखना, ये बेसिकली 12 फरवरी 1928 को हुआ था, जबकि 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत में आता है। अब 12 फरवरी 1928 को दिल्ली में हुआ, और कहते हैं कि बहुत सारी पार्टियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया था, और टोटल जो है 29 पार्टीज इसमें पार्टिसिपेट करती है, जिसमें कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी। 29 पार्टीज पार्टिसिपेट करती हैं। और इस सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता, क्योंकि उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है M.A. अंसारी थे, इसलिए M.A. अंसारी इसकी अध्यक्षता करते हैं। और फिर उसके बाद आपको पता होगा, ये पहला था, फर्स्ट सर्वदलीय सम्मेलन, और उसके बाद होगा सेकंड सर्वदलीय सम्मेलन। दूसरा सर्वदलीय सम्मेलन होता है, सेकंड ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होती है, दूसरा सर्वदलीय सम्मेलन होता है। और जो सेकंड ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होती है दोस्तों, ध्यान रखना, ये कहां पर हुई? तो ये बेसिकली बॉम्बे में होती है। और कब की घटना है? तो ये है मई 1928 में। और यहां पर आप लोग ध्यान रखना, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जाती है। इसी कमेटी को इतिहास में नेहरू कमेटी कहा जाता है। इसी कमेटी को इतिहास में नेहरू कमेटी कहा जाता है। और नेहरू कमेटी का मेन ऑब्जेक्ट था कि जो साइमन कमीशन 1919 के अधिनियम की समीक्षा करके एक नए अधिनियम का प्रारूप तैयार करने आया था, उसी समय भारत का सभी दलों की मिलकर एक बनी कमेटी, जिसको हम कहते हैं नेहरू कमेटी। ये नेहरू कमेटी बेसिकली मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनाई गई थी। ये पॉइंट आपको यहां पर याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपका बनेगा, पहला क्वेश्चन कि नेहरू कमेटी जो है, नेहरू कमेटी, इस नेहरू कमेटी का गठन कब हुआ था? तो मई 1928 के अंदर ये कमेटी बनती है। इस कमेटी का अध्यक्ष कौन था? तो इसका अध्यक्ष जो है M.L. नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू के फादर थे, उनको इसका अध्यक्ष बनाया गया था। और इसमें अन्य सदस्य कौन थे? तो आप लोग ध्यान रखना, इस कमेटी के अदर मेंबर, सबके नाम नहीं लिखूंगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जैसे G.R. प्रधान इस कमेटी के सदस्य थे, G.R. प्रधान। और इसके अलावा कुछ और लोगों के नाम भी आप लोग याद करना, जैसे सर तेज बहादुर सप्रू, सर तेज बहादुर सप्रू जो बहुत बड़े एक्सपर्ट थे इसके अंदर, सर तेज बहादुर सप्रू, अली इमाम,
अली इमाम, MS अनी, इसके अलावा आप लोग ध्यान रखना शोएब कुरैशी जैसे लोग इस कमेटी में शामिल थे। शोएब कुरैशी, MR जयकर, NM जोशी, NM जोशी, ये बेसिकली इसके मेंबर थे। और दोस्तों ध्यान रखना, ये कमेटी बहुत जल्दबाजी में अपना काम करती है और 10 अगस्त 1928 को ये कमेटी अपनी रिपोर्ट दे देती है। 10 अगस्त 1928 को ये कमेटी अपनी रिपोर्ट दे देती है। और अपनी रिपोर्ट कहां पर देती है? तो 10 अगस्त 1928 को ये कमेटी अपनी रिपोर्ट देती है कहां पर? लखनऊ के अंदर। और जो रिपोर्ट थी दोस्तों, उसी रिपोर्ट को, इसकी रिपोर्ट जो है वो 10 अगस्त 1928 को आई, उसी रिपोर्ट को इतिहास में नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। उसी में नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। लेकिन आप लोग ध्यान रखना दोस्तों, नेहरू रिपोर्ट के सब पॉइंट्स याद नहीं करने हैं। नेहरू रिपोर्ट आज हमारे संविधान का लगभग 25% पार्ट नेहरू रिपोर्ट है। इसमें मौलिक अधिकारों की बात की गई, सिंध को प्रांत बनाने की बात की गई, बहुत सारे पॉइंट्स इसमें अच्छे थे। लेकिन 2 पॉइंट ऐसे हैं, इसने कहा कि केंद्र में और प्रांत में दोनों जगह रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होनी चाहिए। इसने सिंध को, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को भी प्रांत बनाने की अनुशंसा इसमें की गई थी। सिंध को सेपरेट करने की बात की गई थी, सिंध को सेपरेट प्रांत का दर्जा प्रदान किया जाए। लेकिन 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि नेहरू रिपोर्ट के 2 विवादित बिंदु कौन से थे जिसको लेकर ये पार्टियां आपस में ही लड़ पड़ी और लॉर्ड बिर्किनहेम की बात सच साबित हो गई। वो 2 विवादित बिंदु कौन से थे? अब यहां पर दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, जो 2 विवादित पॉइंट है। नंबर 1, पहला पॉइंट था, इन्होंने कहा, नेहरू रिपोर्ट में कहा गया कि भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा प्रदान कर दिया जाए। भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा प्रदान कर दिया जाए, द स्टेटस ऑफ डोमिनियन स्टेट। तो एक पॉइंट तो यहां पर ध्यान रखना, भारत के लिए इन्होंने डोमिनियन स्टेटस का दर्जा मांगा था। और दूसरा दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, इस नेहरू रिपोर्ट में यह कहा गया कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को हटा दिया जाए और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के स्थान पर संयुक्त निर्वाचन प्रणाली शुरू की जाए। मतलब इन्होंने आरक्षण की पैरवी तो की, लेकिन इसका मतलब होगा कि अभी तक जिसमें समुदाय विशेष को ही वोटिंग का अधिकार था, संयुक्त निर्वाचन प्रणाली के तहत जो सीटें आरक्षित होगी वहां पर वो सीट तो आरक्षित समाज के लिए होगी, लेकिन वोटिंग का अधिकार सबको होगा। मतलब कुल मिला के इसने कहा कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को हटा दो। इसको हटाने की बात कही और इसकी जगह पर इसको लागू करने की बात कही। अब आप कहोगे सर, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली क्या थी? यह प्रणाली 1909 में इंट्रोड्यूस की गई थी। 1919 में इसका विस्तार किया गया था। इस प्रणाली के तहत मुस्लिम, सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन को जो भी सीट अलॉट होती थी वहां पर उम्मीदवार खड़े करने का अधिकार संबंधित समुदाय को था ही था, लेकिन वोटिंग का अधिकार भी केवल उस समुदाय को था। बाकी समुदाय के लोग उस सीट पर वोट करने का अधिकार नहीं रखते थे। यह एक प्रकार की वैधानिक सांप्रदायिकता का प्रवेश था। अब जैसे ही नेहरू रिपोर्ट में कहा गया कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को हटा दिया जाए, तो इसी के साथ एक व्यक्ति नाराज होता है और पार्टी वो यहां से हट जाता है, और उस पार्टी का नाम था मुस्लिम लीग। मतलब मुस्लिम लीग नेहरू रिपोर्ट को बॉयकॉट कर देती है कि हम इसको स्वीकार नहीं करते हैं क्योंकि आपने हमारे ऊपर आघात किया है। दूसरा देखिए दोस्तों, दूसरा था डोमिनियन स्टेटस। ये क्या है? तो इसको आप समझिए कि सपोज कीजिए ब्रिटेन जो है ये एक स्वतंत्र देश है। उस जमाने की बात कर रहा हूं। ब्रिटेन एक स्वतंत्र देश था। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन की संप्रभुता भी ब्रिटेन के पास में है, सॉवर्निटी भी, और ब्रिटेन की सत्ता भी ब्रिटिश लोगों के पास में है। इसलिए दोनों ही ब्रिटिश के पास में है, संप्रभुता भी ब्रिटिश के पास में है और सत्ता भी ब्रिटिश के पास में है। तो ब्रिटेन एक स्वतंत्र देश हो गया। लेकिन इसी ब्रिटेन के 2 प्रकार के उपनिवेश हैं। एक का नाम है ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया आप लोग ध्यान रखना, ये भी ब्रिटिश उपनिवेश था। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये भी ब्रिटेन के उपनिवेश थे।
लेकिन इनमें था क्या कि ऑस्ट्रेलिया की एक तो होगी संप्रभुता और एक होगी सत्ता, और ऐसे ही एक उपनिवेश का नाम है भारत। भारत में भी क्या होगी, एक होगी संप्रभुता और एक होगी सत्ता। अब यहां पर इस पॉइंट को आप ध्यान से देखना, जिस देश की संप्रभुता और सत्ता दोनों उस देश के हाथ में हो तो कहलाएगा वो स्वतंत्र देश। और जिस देश की संप्रभुता, जैसे ऑस्ट्रेलिया की संप्रभुता तो ब्रिटेन के हाथ में थी, लेकिन सत्ता जो थी वो कम से कम ऑस्ट्रेलियन लोगों के हाथ में थी। यहां की सत्ता कम से कम ऑस्ट्रेलिया के लोगों के हाथ में थी। ऐसा देश, ऐसा उपनिवेश जिसकी संप्रभुता तो ब्रिटिश के पास में हो लेकिन सत्ता वहां के लोगों के हाथ में दे दी गई हो, तो ऐसे उपनिवेश को हम कहते हैं क्या, डोमिनियन स्टेट कहते हैं। ऐसे को हम कहेंगे डोमिनियन स्टेट। और जिस देश की संप्रभुता और सत्ता दोनों ही अंग्रेजों के पास में हो उसको हम कहेंगे गुलाम देश। गुलाम देश। तो 1928 में हमने क्या मांगा, हमने स्वतंत्रता नहीं मांगी है, हमने तो यह कहा कि आप हमें अन्य उपनिवेश की तरह डोमिनियन स्टेट बना दो, अर्थात संप्रभुता आप रख लो लेकिन कम से कम सत्ता हमें सौंप दीजिए। इसी को हम कहते हैं क्या, डोमिनियन स्टेटस। तो नेहरू रिपोर्ट में भारत के लिए क्या मांगा गया था, तो आपका उत्तर होगा भारत के लिए बेसिकली यह कहा गया कि संप्रभुता भले ही ब्रिटेन रख ले लेकिन सत्ता कम से कम भारतीयों के हाथ में होनी चाहिए। इस स्टेटस को हम कहते हैं डोमिनियन स्टेटस। इसको हम कहते हैं डोमिनियन स्टेटस। अब देखो दोस्तों, जैसे नेहरू रिपोर्ट जारी होती है, इस रिपोर्ट के जारी होते ही हंगामा मच गया। मुस्लिम लीग ने कहा कि हम इसको स्वीकार नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि आपने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को हटाने की बात कही है। और इसी के साथ कांग्रेस के अंदर घमासान मच गया। और मोतीलाल नेहरू का विरोध किसी और ने नहीं किया, बल्कि मोतीलाल नेहरू का विरोध खुद उनके बेटे जवाहरलाल नेहरू ने कहा। और जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि पिताजी ये क्या मांग लिया आपने, अब वक्त डोमिनियन स्टेट का नहीं है, अब वक्त आजादी का है। मतलब यहीं से आप लोग ध्यान रखना, जवाहरलाल नेहरू भारतीय राजनीति में अचानक एक बड़े शीर्ष पे आएगा। 1928 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे शुरुआत में एम अंसारी और दिसंबर में बन जाएंगे मोतीलाल नेहरू, लेकिन 1929 आते आते कांग्रेस के अध्यक्ष जो है वो बन जाते हैं कौन, जवाहरलाल नेहरू। और दोस्तों आप कहोगे कि सर क्या नेहरू रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार के द्वारा स्वीकार की गई क्या? ध्यान रखना, नेहरू रिपोर्ट को न तो ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार किया और न ही अस्वीकार किया। क्यों? क्योंकि लॉर्ड बिरकिनहेड ने चैलेंज किया था कि आप कोई ऐसा कानून बना के दिखा दो जिस पर आप सभी सहमत हो। अब आगे बढ़ते हैं और आएगा कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो है ये बेसिकली दिसंबर 1929 में हुआ था। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में हुआ था। और कहां हुआ? लाहौर के अंदर। और लाहौर किस नदी किनारे पर है? रावी नदी के किनारे पर है। तो रावी नदी के कोस्ट पर ही यह हुआ था लाहौर अधिवेशन। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है ये आप लोग ध्यान रखना, इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू के बेटे जवाहरलाल नेहरू जो है वो बेसिकली कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, पूर्ण स्वराज। इस अधिवेशन को इतिहास में क्यों याद रखते हैं? क्योंकि यो अधिवेशन था जिसमें पहली बार कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की। इसलिए आपसे पूछे कि गांधीवादी चरण में किस जगह पर कांग्रेस पूर्ण स्वराज की घोषणा करती है, तो आपका उत्तर होगा 1929 का 1929 का लाहौर अधिवेशन के अंदर। दूसरा आपको पता होगा इसी अधिवेशन में तय किया गया कि अब हम प्रतिवर्ष 26 जनवरी को
और चूंकि ये अधिवेशन चलते चलते दिसंबर से जनवरी आ गया था, तो 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। और देश की आजादी तक आप लोग ध्यान रखना, हम हर साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाते रहे। और जब 26 जनवरी को याद रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को हमने हमारा संविधान को संपूर्ण रूप से लागू किया गया था, इसलिए आज की तारीख में तो हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन आजादी से पहले हम इसे किस रूप में मनाते थे? स्वतंत्रता दिवस के रूप में इसको मनाया जाता था। तो ये पॉइंट्स आप लोग दोस्तों यहां पर बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है कि इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके ये वाले होंगे, 26 जनवरी 1930। और ध्यान रखना एक और पॉइंट, इसी अधिवेशन में नेहरू ने गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस एक नागरिक अवज्ञा आंदोलन चलाएगी, यह घोषणा कर दी गई। एक नागरिक अवज्ञा आंदोलन चलाएगी। ध्यान रखना, इसी के तहत जो मूवमेंट चलेगा उसी को इतिहास में हम कहते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो आप लोग ध्यान रखना, 26 सबसे पहले लाहौर अधिवेशन का महत्व क्या है? तो पहली बात, उस समय लाहौर भारत का हिस्सा था, हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट था पंजाब के अंदर। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ। लाहौर रावी नदी किनारे पर है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। इस अधिवेशन में 3 इंपॉर्टेंट निर्णय हुए। नंबर 1, अब कांग्रेस का ऑब्जेक्ट पूर्ण स्वराज होगा, मतलब राजनीतिक रूप से पूर्ण आजादी। दूसरा, 26 जनवरी 1930 से भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया। और इसी में नेहरू ने घोषणा की कि गांधी जी के नेतृत्व में एक और जन आंदोलन शुरू किया जाएगा, जिसको हम कहते हैं नागरिक अवज्ञा आंदोलन, और इसका इतिहास में नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जाएगा। अब दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, यह घोषणा दिसंबर में हो चुकी है। अब अगर गांधी जी नेहरू के कहने पर इस आंदोलन को डायरेक्ट स्टार्ट कर देते और बाय द वे यह आंदोलन असफल हो जाता, और होने के चांसेस भी थे। क्यों? क्योंकि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था, वो असहयोग आंदोलन गांधी ने वापस ले लिया था, तब प्रजा में निराशा हुई थी। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर गांधी जी डायरेक्ट नेहरू के कहने पर इसे शुरू कर देते और फेल हो जाता, तो ठीकरा फूटता गांधी जी के सर पर। और अगर आंदोलन सफल हो जाता तो फिर नेहरू को क्रेडिट मिलता कि भाई नेहरू की अध्यक्षता में ऐसा हुआ। इसलिए गांधी जी ने डायरेक्ट नेहरू के कहने पर इस आंदोलन को शुरू नहीं किया, बल्कि गांधी क्या करते हैं, पहले 11 मांगे रखते हैं। उसी को हम इतिहास में कहते हैं गांधी जी की 11 सूत्री मांगी। गांधी जी की 11 सूत्री मांगे, 11 पॉइंट्स प्रोग्राम ऑफ गांधी। गांधी की 11 सूत्री मांगे। यहां पर जो पॉइंट आपको याद रखना है वो ये रखना है कि गांधी जी ने ये 11 पॉइंट्स प्रोग्राम जो है कब रखा था, तो आप लोग ध्यान रखना 31 जनवरी 1930 को गांधी ये 11 मांग रखते हैं। और गांधी जी की रणनीति को समझना, ये 11 मांगे ऐसी होगी जो समाज के लगभग सभी वर्गों से जुड़ी होगी, किसान से, आम भारतीय परिवार से, व्यापारी से, महिला से, राजनीतिक परिवारों से, हर से जुड़ी हुई होगी। और गांधी जी 11 ऐसे डिमांड रखेंगे जिसको इरविन स्वीकार नहीं कर सकता। इरविन उस समय का वाइसरॉय था। जब वो स्वीकार नहीं करेगा तो गांधी जी कहेंगे भाइयों मैं आपके लिए गया था और आपकी डिमांड्स को स्वीकार नहीं किया गया है, ये मेरी बेइज्जती नहीं है, ये हम सब की है, इसलिए आप मेरे साथ आइए और हम आंदोलन शुरू करते हैं। तो ध्यान रखना, गांधी ऐसी 11 मांगे रखते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है
कि निम्नलिखित में से कौन सी मांगे 11 सूत्री मांगों में शामिल थी। तो मैं यहां पर केवल नाम लिखूंगा, एक एक पॉइंट, और फिर मैं डिस्क्राइब कर दूंगा बाद में इसको। देखो आप, सबसे पहले ये 11 मांगे कौन कौन सी थी, 11 पॉइंट्स कौन से थे। तो पहले हम एक बार 1, 2, 3 डिमांड सबसे पहले देखते हैं। नंबर 1, गांधी जी ने कहा कि रुपया स्टर्लिंग, जैसे आज चलता है अमेरिका का डॉलर, उस समय चलता था स्टर्लिंग, जो ब्रिटेन की 20 सीलिंग का सोने का सिक्का हुआ करता था। तो गांधी ने कहा रुपया स्टर्लिंग अनुपात को बैलेंस किया जाए। जाहिर सी बात है, ये डिमांड किसके साथ जुड़ी हुई है, रुपया स्टर्लिंग जो है, ये बेसिकली स्टर्लिंग ब्रिटेन की 20 सीलिंग का एक सोने का सिक्का हुआ करता था। यहां पर दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, इसके माध्यम से गांधी व्यापारिक वर्ग को अपने साथ जोड़ना चाहते थे। दूसरा, इन्होंने कहा कि जहाज उद्योग को संरक्षण प्रदान किया जाए। जहाज उद्योग को संरक्षण प्रदान किया जाए। तीसरी मांग है कपड़ा उद्योग को, कॉटन इंडस्ट्री, कपड़ा उद्योग को संरक्षण प्रदान किया जाए। ये आप देख सकते हो, ये जो तीनों डिमांड्स हैं, ये तीनों मांगे जो है वो कहीं ना कहीं दोस्तों आप देख सकते हो, ये व्यापारिक वर्ग के साथ जुड़ी हुई मांगे हैं। मतलब यहां पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को संरक्षण किया जाए, कोस्टल शिप को, जहाज उद्योग को संरक्षण प्रदान किया जाए, ये मांगे हैं। अब देखिए, चौथी मांग उन्होंने रखी, चौथी मांग कि भू राजस्व में 50% की कटौती की जाए। जाहिर सी बात है, दिखाई भी दे रहा है कि डिमांड जो है ये बेसिकली गांधी जी की ऐसी डिमांड है जिसके अंग्रेज लैंड रेवेन्यू को 50% कम नहीं कर सकते, तो किसान वर्ग गांधी के साथ में हो जाएगा। साथ ही साथ इन्होंने कहा नमक पर कर एवं उपयोग के लिए नमक पर कर समाप्त किया जाए और उपयोग के लिए नमक बनाने का अधिकार दिया जाए। नमक बनाने का अधिकार दिया जाए। ये दोस्तों एक ऐसी मांग है, क्योंकि नमक चाहे गरीब हो, अमीर हो, शहरी हो, पुरुष हो, महिला हो, पूंजीपति हो, जमींदार हो, हर कोई नमक खाता है। इसलिए आगे चलकर गांधी इन 11 मांगों में से किस एक डिमांड को सेंट्रल डिमांड बना देंगे, तो होगा नमक की मांग को सेंट्रल डिमांड बनाएंगे। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि जो उच्च सेवाएं हैं, हायर सर्विसेज, उच्च सेवाओं के वेतन भत्तों में कटौती की जाए। ये बात भी गांधी यहां पर कहते हैं कि उच्च सेवाओं के वेतन भत्तों में कटौती की जाए। और ये कटौती दोस्तों ध्यान रखना कि लगभग 50% की मांग की गई कि 50% इसको कम कर दिया जाए। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि भारतीयों को उनकी सुरक्षा के लिए, भारतीयों को उनकी सुरक्षा के लिए हथियार रखने की अनुमति प्रदान की जाए। वेपन्स की मांग की है। देखो, अहिंसात्मक गांधी कहीं ना कहीं हिंसा को बात कर रहे हैं, तो यह भी ध्यान रखना। और एक इन्होंने कहा कि राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाए। पॉलिटिकल प्रिजनर्स, राजनीतिक कैदियों की रिहाई की जाए। एक इन्होंने कहा कि सीआईडी में रिफॉर्म्स किए जाएं। सीआईडी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट था, सीआईडी में रिफॉर्म्स किया जाए। ये 9 मांगे आपके सामने हैं। और इसके अलावा ये कहा कि नशीली वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया जाए। 10वीं मांग है क्या, नशीली वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया जाए। ये भी एक इंपॉर्टेंट डिमांड यहां पर थी, नशीली वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया जाए। आप देख सकते हो कि 10 भारी भरकम मांगे यहां पर आपको दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों एक डिमांड और थी, और वो डिमांड थी कि सैन्य खर्चों में
ये कहा गया कि सैन्य खर्चों में 50% की कटौती की जाए। जो ऑपरेशंस है, सेना के खर्च है, उन सैन्य खर्चों में भी यहां पर कटौती की जाए। तो देख सकते हो दोस्तों, यहां पर गांधी जी की ऐसी 11 मांगे थी जो व्यापारिक वर्ग से, महिला वर्ग से, पुरुष वर्ग से, किसानों से, आम भारतीय से, राजनीतिक परिवारों से, सेना के परिवारों से, उच्च सेवाओं के परिवारों से, सबसे जुड़ी हुई थी। और गांधी जी को इस बात का पता था कि लॉर्ड इरविन जो उस समय का वायसरॉय है, वो इसे किसी भी हालत में स्वीकार नहीं कर सकता। जब किसी भी हालत में स्वीकार नहीं कर सकता, तो जाहिर सी बात है गांधी जी जनता के बीच में जाएंगे और कहेंगे, दोस्तों मैं आपके लिए गया था, लेकिन आपकी डिमांड स्वीकार नहीं हुई, और आपकी डिमांड स्वीकार न होने का मतलब होगा यह आपकी और हमारी संयुक्त रूप से बेइज्जती है, हमें आगे आना होगा। और फिर गांधी जी एक बड़ा मूवमेंट खड़ा कर देंगे। इस क्रम में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, वो जिस मूवमेंट को शुरू करते हैं दोस्तों, उसी मूवमेंट को हम इतिहास में कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। मतलब विनय पूर्वक आज्ञा मानने से मना करना, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और इसी को इंग्लिश में कहते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। इसी को हम कहते हैं सीडीएम के रूप में, इसी को हम कहते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, इसको कहा जाता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं। सबसे पहले बेसिक पढ़ते हैं। नंबर 1 पहला पॉइंट होगा, ये गांधी जी के नेतृत्व में दूसरा अखिल भारतीय आंदोलन था। दूसरा अखिल भारतीय आंदोलन था। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट आएगा कि इस आंदोलन में केंद्र बिंदु किसको बनाया गया था? तो सेंट्रल पॉइंट बनाया गया था नमक को। तीसरा पॉइंट होगा दोस्तों कि यहां पर कौन से दो वर्ग पहली बार व्यापक स्तर पे भाग ले रहे हैं? कौन से दो वर्ग जो है व्यापक स्तर पे भाग ले रहे हैं? तो पहली बार आंदोलन में महिलाएं बड़े स्तर पे आई है, और दूसरा व्यापारिक वर्ग भी इस आंदोलन में बड़े स्तर पर दिखाई देगा, महिला और व्यापारिक वर्ग। लेकिन इस आंदोलन को शुरू करने से पहले आपको पता होगा गांधी जी एक यात्रा करते हैं। उसी यात्रा के साथ जो है इस आंदोलन की शुरुआत होती है। उस यात्रा को हम कहते हैं दांडी यात्रा। उसी यात्रा को हम कहते हैं दांडी यात्रा। आप लोग ध्यान रखना दोस्तों, जैसे ये मैंने भारत लिया तो यहां पर ये साबरमती आश्रम था, और गांधी जी क्या करते हैं? साबरमती आश्रम से ये गुजरात का जो तट है, मतलब साबरमती पड़ेगा गुजरात के अंदर ही, अहमदाबाद के अंदर, और यहां से ये दांडी नाम का स्थान है, यहां तक पैदल जाएंगे। दांडी कहां पड़ता है? नौसारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ये भी गुजरात के अंदर है। दांडी तक लगभग 300 किलोमीटर से अधिक की यात्रा होगी, और यहां पर गांधी जी अपने साथ में अपने 78 अनुयायी जो उनके साथ पैदल चलेंगे उनको साथ में लेंगे। 78 अनुयायियों के साथ यात्रा करते हैं। इस यात्रा की शुरुआत, गांधी की दांडी यात्रा की शुरुआत कब होती है? तो आप लोग ध्यान रखना, साबरमती आश्रम से रवाना होते हैं वो 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को गांधी जी रवाना होते हैं, और गांधी जी वहां से रवाना होकर, आप पता है दांडी कब पहुंचते हैं? दांडी पहुंचते हैं 6 अप्रैल 1930 को। और यहां पर आप लोग ध्यान रखना, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, गांधी दांडी पहुंचकर क्या करते हैं? तो ध्यान रखना, गांधी दांडी पहुंचकर उन्होंने एक मुट्ठी नमक उठाया और उसको उड़ाया। जैसे एक मुट्ठी नमक तट पे जाके लिया और उसको ऐसे उड़ा दिया। एक मुट्ठी नमक उठाया और नमक उड़ाया, और नमक कानून का वहां पर वो उल्लंघन करते हैं। नमक कानून का उल्लंघन करते हैं। यहां पर दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, लेकिन जो भी उल्लंघन करते हैं वो गांधी कैसे करते हैं? विनय पूर्वक करते हैं।
मतलब विनय पूर्वक उन्होंने आज्ञा मानने से मना कर दिया। इस कारण इस आंदोलन को सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यह पॉइंट आपको यहां पर याद रखना है। अब दोस्तों, पूरे भारत में एक मूवमेंट शुरू हो जाता है। आप देखिए, गांधी जब साबरमती आश्रम से रवाना हुए थे तब उनके पास 78 लोग थे। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि जब साबरमती आश्रम से दांडी तक पहुंचेंगे तो बीच में हजारों गांव आएंगे और हर गांव में गांधी का स्वागत किया गया और हर गांव से लोग गांधी के साथ होते गए और कहते हैं कि पहुंचते पहुंचते दांडी में 1 लाख से अधिक भीड़ हो गई और इरविन चकरा गया कि यह क्या है। आप देखिए, बिना फेसबुक, बिना व्हाट्सएप के किस प्रकार से उन्होंने अपने साथ हजारों लोगों को जोड़ लिया और लाखों लोगों की भीड़ को वहां पर इकट्ठा कर दिया। और इसी के साथ गांधी का यह आंदोलन का आगाज हो जाता है। पूरे भारत के अंदर कैसे व्यापारिक वर्ग गांधी के साथ जुड़ा हुआ है, महिलाएं गांधी के साथ जुड़ी हुई है, आम आदमी गांधी के साथ में जुड़ा हुआ है। अब यहां से आगे बढ़ें तो आप देखिए कि जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चल रहा है, तो आप देखोगे यहां से यहां तक ये यात्रा कर रहे हैं गांधी जी। ये मैंने आपको बता दिया है, कहां पर, साबरमती से दांडी तक की यात्रा। ये एक पॉइंट। नंबर 2, यहां पर एक यात्रा हो रही है, इस यात्रा को हम कहते हैं धरसाना यात्रा। आपसे पूछे कि धरसाना यात्रा सविनय अवज्ञा आंदोलन में किसने की थी, तो बेसिकली सरोजनी नायडू करती है। धरसाना के अंदर नमक कारखाना था, उसके बाहर यह विरोध होता है। धरसाना यात्रा सरोजनी नायडू के द्वारा की जाती है। तीसरा, बिहार के लोग गांधी से पूछते हैं कि गांधी जी हमें क्या करना चाहिए, तो ध्यान रखना, बिहार के लोगों ने चौकीदार टैक्स देने से मना कर दिया। चौकीदार टैक्स देने से मना कर दिया। जो मध्य प्रांत था, मिडिल प्रोविंस, यहां पर आप लोग ध्यान रखना, लोगों ने वन कर मतलब फॉरेस्ट टैक्स देने से मना कर दिया। यहां तक कि यह आंदोलन जो है दक्षिण भारत के अंदर भी फैलता है और दक्षिण भारत में आपको पता है यहां पर एक इंपॉर्टेंट यात्रा होती है, जैसे पाइनूर से कालीकट तक। यहां पर यह पाइनूर है, पाइनूर से कालीकट तक की यात्रा करते हैं के केलप्पन। ये यात्रा करते हैं के केलप्पन। के केलप्पन ने पाइनूर से कालीकट तक यात्रा की थी। जबकि आपको पता, दक्षिण भारत के एक और बहुत बड़े लीडर थे जिनका नाम था सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी भी यहां पर अपनी भूमिका अदा करते हैं। और वो कहां से कहां तक यात्रा करते हैं दोस्तों, ये एक बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यहां पर आप देखना, राजगोपालाचारी जो दक्षिण भारत के बहुत बड़े नेता थे, वो त्रिचनापल्ली से, वो बेसिकली त्रिचनापल्ली से वैद्यनायम तक की यात्रा करते हैं। त्रिचनापल्ली से वैद्यनायम तक की यात्रा सी राजगोपालाचारी करते हैं। पाइनूर से कालीकट तक की यात्रा के केलप्पन करते हैं। और इधर आप देखोगे तो यहां पर यह था पेशावर। पेशावर कहां पड़ेगा दोस्तों, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत जो आज पाकिस्तान के अंदर है। यहां पर एक बहुत बड़े नेता थे, नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। और आप लोग ध्यान रखना दोस्तों, खान अब्दुल गफ्फार खान को इतिहास में किस नाम से जानते हैं, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। और सीमांत गांधी ने गांधी जी का साथ देने के लिए जिस संगठन को बनाया था उसका नाम था खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार मतलब खुदा के सेवक। और ये लोग जो है लाल कुर्ता पहनते थे, इसलिए इन्हें लाल कुर्ता दल भी कहते हैं। और इन्होंने उत्तर पश्चिम भारत में गांधी जी का साथ देने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी। ये पॉइंट आपको यहां पर ध्यान में रखना है। इसी क्रम में आप देखिए, उस समय नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी आग भड़कती है। और नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड के अंदर एक लड़की होती है मात्र 13 वर्ष की। उस लड़की का नाम होता है गिडालियू। और यह लड़की क्या करती है, अंग्रेजों का विरोध करती है। तो इस लड़की को जेल में डाल दिया जाता है।
और आजादी तक की लड़की जेल में रहती है। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो नेहरू इस लड़की को आजाद करते हैं और इसको रानी की उपाधि प्रदान करते हैं, तो नाम हो जाता है रानी गिडालिहू। रानी गिडालिहू। तो आप देख सकते हो सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रसार जो है वो व्यापक स्तर पे होता है, व्यापक स्तर। केरल के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, नागालैंड के अंदर, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के अंदर, पंजाब के अंदर, मध्य प्रांत, बिहार, हर जगह आंदोलन शुरू हो जाता है। इसलिए ये असहयोग आंदोलन से भी एक कदम आगे निकल जाता है। ये जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से भी आगे निकल जाता है। अब जब ये आगे निकलता है तो इसके आगे कहानी हमें पढ़नी जरूरी है। अब एक तरफ सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है, इसी समय आपको पता होगा, मैं वापस थोड़ा सा आपको वापस पीछे लेके जाता हूं। और दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, साइमन कमीशन का नाम आपने सुना होगा। साइमन कमीशन, इस साइमन कमीशन की नियुक्ति जो है, साइमन कमीशन की नियुक्ति जो है ये 1927 में होती है। साइमन कमीशन भारत आता है 3 फरवरी 1928 को। 1928 में कमीशन भारत में आता है और जब साइमन कमीशन का विरोध हो रहा होता है तो उसी समय लॉर्ड बिर्किनहेड चैलेंज करता है कि आप में दम हो तो आप बना लो। तो हमने नेहरू कमेटी बनाई, नेहरू कमेटी से नेहरू रिपोर्ट आई और इधर साइमन कमीशन चुपचाप अपना काम करता रहता है। साइमन कमीशन की रिपोर्ट जो है, साइमन कमीशन की रिपोर्ट जो है ये बेसिकली 1930 में लंदन में आती है। साइमन कमीशन की रिपोर्ट कहां पर आती है? 1930 में लंदन में आती है। और ध्यान रखना, साइमन कमीशन किस लिए आया था? 1919 के अधिनियम की समीक्षा करने के लिए भारत आया था। तो अब साइमन कमीशन 1930 में आ रहा है तो साइमन कमीशन की इस रिपोर्ट के ऊपर समीक्षा होगी, इस रिपोर्ट की समीक्षा होगी और भारतीयों से बातचीत भी होगी। और चूंकि भारतीय विरोध कर रहे थे तो भारतीयों से बातचीत भी होगी। अब भारतीयों से बातचीत करने के लिए आप लोग पता है कि लंदन के अंदर सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। उन्हीं सम्मेलनों को हम कहते हैं गोलमेज सम्मेलन, उसी को हम कहते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और इसको हम बहुत अच्छे से अलग से पढ़ेंगे, गोलमेज सम्मेलनों को। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 होते हैं 1930, 1931 और 1932। तो अगली जो नेक्स्ट क्लास होगी दोस्तों, उसमें मैं आपको एक एक गोलमेज सम्मेलन को, चूंकि ज्यादा गहराई में तो नहीं बताऊंगा क्योंकि आपका सीधा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी की भूमिका को पूछा है, जहां गांधी टच होंगे वहां मैं उसको विस्तार कर दूंगा। जैसे फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन में आपको समझाऊंगा इससे अगली क्लास में, और वो आंदोलन असफल होगा तो एक पैक्ट होगा जिसको हम कहेंगे गांधी इरविन पैक्ट। तो दोस्तों आज कलाम के इस प्लेटफॉर्म पर इतना ही, फिर मिलेंगे।